बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम, जैसा कि हम जानते हैं कि एंजाइम जो है, तमाम के तमाम एंजाइम कुछ के सिवा प्रोटीन है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो तकरीबन तमाम के तमाम एंजाइम जो है हमारे पास वो प्रोटीन है। तो इसका मतलब कि कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो प्रोटीन्स नहीं है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन हो गए हैं कि वो प्रोटीन नहीं है। तो एक्सेप्शन यहाँ पे हमारे पास है आरएनए की। कुछ आरएनए एक्ट करते हैं एंजाइम्स की तरह, इन्हें हम कहते हैं राइबोजाइम्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो राइबोजाइम्स पे नहीं है बल्कि एंजाइम्स के ऊपर है। तो हम जानते हैं कि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। प्रोटीन एक चेन है अमाइनो एसिड्स की। ये हमारे पास चेन चलती जा रही है अमाइनो एसिड्स की। ये हमारे पास प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें अमाइनो एसिड एक चेन में अरेंज हुए हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर बाद में क्वालिंग करता है और हमारे पास स्पाइरल बनाता है जिसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यही चेन बाद में अगर हम इसको फर्ज कर लें इस तरह से लाइन, तो फिर ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या करेगी, अपने ऊपर इस तरह के कॉइल्स बनाना शुरू कर देगी। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब एंजाइम्स क्या करते हैं, चूंकि वो प्रोटीन है इसका मतलब वो अमाइनो एसिड्स की चेन्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो एक प्रोटीन हमारे पास जो एंजाइम है वो ना प्राइमरी फॉर्म में होगा ना सेकेंडरी फॉर्म में होगा बल्कि वो टर्शरी फॉर्म में होगा, जिसमें क्या होता है कि क्वाइलिंग तो हो रही है लेकिन क्वाइलिंग के साथ साथ चेन्स क्या करती हैं, अपने ऊपर फोल्ड होना शुरू हो जाती हैं और इस तरह के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एंजाइम क्या है, कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं जो एंजाइम्स की प्रोटीन है, तो हम कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर में। तो ये तभी हमारे पास काम करने के काबिल होंगी जब एंजाइम हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर में मौजूद होगा। और चूंकि ये देखें ग्लोबुलर है, गोल है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स और किस फॉर्म में रहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहते हैं। तो उम्मीद है थोड़ा सा आपको एंजाइम के मुतल्लक पता चल गया होगा कि एंजाइम हमारे पास प्रोटीन है। तो थोड़ा सा हम इंट्रो इसका और देखेंगे एंजाइम का। जिस जिस तरह हम पढ़ते जाएंगे हम इनसे वाकफियत हासिल करते चले जाएंगे, तो इनका इंट्रोडक्शन जो है हम यानी साथ साथ ही करेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा कंसेप्ट लेंगे एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी के अलावा हम यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि एंजाइम काम कैसे करता है, अपना एक्शन परफॉर्म कैसे करता है, वो हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इसके अलावा कोफैक्टर पढ़ेंगे और कुछ टाइप्स पढ़ेंगे एंजाइम्स की, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम इंट्रो देखेंगे एंजाइम का और ये साथ साथ चलता जाएगा। उसके अलावा हम देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। उसके अलावा हम मैकेनिज्म देखेंगे एंजाइम के काम करने का। मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन।
और बाकी हम साथ साथ चलते जाते हैं। तो सबसे पहले इंट्रो में क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तकरीबन तमाम के तमाम एंजाइम जो हैं हमारे पास प्रोटीन। अब अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एंजाइम है, तो उसके पास कहीं कहीं पे डिप्रेशन मौजूद है। इन डिप्रेशन पे आगे हमारे जो है रिएक्टेंट जो है अटैच होते हैं। फर्ज करें ये हमारा रिएक्टेंट है, हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी इज इक्वल टू सी, या हम ले सकते हैं कि ए टूटेगा और इसके नतीजे में बी और सी बनेंगे, यानी एक चीज टूटेगी और दो नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो यहाँ पे ए जो है हमारे पास रिएक्टेंट है और बी और सी जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट है। यहाँ पे ए और बी चूंकि रिएक्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्टेंट है और सी हमारे पास प्रोडक्ट है। तो एरो की इस साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है, जबकि एरो की लेफ्ट साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट मौजूद है। तो रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट भी कह देते हैं। रिएक्टेंट का दूसरा नाम जो है वो हम इसे सबस्ट्रेट भी कह देते हैं। अब क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है ये आके अटैच होगा एंजाइम के ऊपर खास जगह पे। अब हम जानते हैं कि एंजाइम अमाइनो एसिड्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी खास अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे, जिसकी वजह से ये एरिया जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये चार्ज होगा, इसके ऊपर स्पेसिफिक चार्ज मौजूद होंगे और इसकी शेप भी स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे वही सबस्ट्रेट अटैच होगा जो कि चार्ज इससे जिसका चार्ज मिलता जुलता होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर यहाँ पे हमारे पास चार्ज मुख्तलिफ है और सबस्ट्रेट के पास चार्ज मुख्तलिफ है तो वो इसके साथ आके अटैच हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इस चार्ज को रिकॉग्नाइज करेगा ये सबस्ट्रेट में, ये एंजाइम जो है जाएगा उस सबस्ट्रेट को और उस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा जो कि इस चीज की काबिलियत रखता है कि इस चार्ज के साथ अटैच हो सके, और उसकी शेप भी वैसी होनी चाहिए जैसी कि एक्टिव साइट की होती है। तो ये एरिया जहां पे आके सबस्ट्रेट अटैच होगा इसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट, तो ये एरिया जो है हमारे पास यहां से लेके यहां तक ये एक्टिव साइट है। अब क्या होगा, सबस्ट्रेट आएगा और एंजाइम की इस एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच हो जाएगा यहां पे ऐसे, और ये क्या करेगा, एंजाइम पहले रिकॉग्नाइज करेगा कि वाकई इसके पास ये ऐसी काबिलियत है, ऐसा चार्ज मौजूद है जो कि इस एक्टिव साइट के साथ बॉन्डिंग्स बना सके यानी बॉन्ड बना सके, और बाद में ये देखेगा कि इसकी शेप भी ऐसी होनी चाहिए तभी तो ये यहाँ पे फिक्स हो सकेगा। ये दो चीजें जो है लाजमी होंगी। तो हमारे पास पहले एंजाइम मौजूद था और बाद में सबस्ट्रेट था, और अब नतीजे में इनके मिलने से हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब क्या होगा कि यहां पे जैसे ही एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच हुआ है तो एक्टिव साइट के ऊपर दो आगे फर्दर डिवाइडेड है। इसमें एक्टिव साइट में दो चीजें हैं, एक को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट कि हमारे पास सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, और दूसरा है कैटालिटिक साइट। अब कैटालिटिक साइट क्या करेगी कि इस सबस्ट्रेट को चेंज कर देगी प्रोडक्ट में, यानी इसकी कैटालाइसिस कर देगी। तो यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। पहले बाइंडिंग साइट पे आके सबस्ट्रेट अटैच हुआ और इसने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया कैटालिटिक साइट को, जिसने अब क्या किया, कैटालाइसिस कर दिया सबस्ट्रेट की, और बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे चूंकि प्रोडक्ट अटैच हो गया तो इस वक्त चूंकि इसके साथ प्रोडक्ट अटैच है तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना है वो है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और बाद में क्या होगा कि सबस्ट्रेट यहां से रिलीज हो जाएंगे, एक सबस्ट्रेट यहां पे रिलीज हो गया, एक सबस्ट्रेट ये रिलीज हो गया, और एंजाइम जो है दोबारा से, अब इससे सबस्ट्रेट उतर गया तो ये दोबारा से हम यूज एंजाइम को कर सकते हैं।
तो इससे हमें ये पता चला कि एंजाइम जो है बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी सी अमाउंट हो चाहे एंजाइम की, तो काफी दफा इस्तेमाल हो सकता है, तो रिएक्शन को वो एक्सेलरेट करवा सकता है, यानी रिएक्शंस को कैरी आउट करवा सकता है। अब जितने भी रिएक्शन है हमारे अंदर, यानी इंसान के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म है, इसके अंदर तमाम के तमाम रिएक्शन जो हमारे जिस्म के अंदर हो रहे हैं वो इन्वॉल्व है। अब कुछ रिएक्शन हैं जिनमें चीजें टूट के छोटी चीजें बन रही हैं, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल टूट रहे हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो चीजें कट हो रही हैं, इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो जितने भी रिएक्शन जिसमें चीजें टूटेंगी उसे हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म, और जिसमें माइक्रो मॉलिक्यूल मिलेंगे और मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे उसे हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। तो जितने भी रिएक्शन हमारे जिस्म में हो रहे हैं, चाहे वो कैटाबॉलिज्म है चाहे वो एनाबॉलिज्म है, अगर तो वो बगैर एंजाइम के हों तो उनको प्रोसीड होते होते, यानी एक रिएक्शन को खत्म होते होते काफी देर लग सकती है, इवन कई साल भी लग सकते हैं। तो अब अगर तो हमें ऐसे कई साल लगेंगे तो हम तो सरवाइव करेंगे नहीं, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि हमारे जिस्म में खास किस्म की प्रोटीन्स रखी हैं जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम क्या करता है, उस रिएक्शन को तेज कर देता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और उसको तेज कर देता है। अब सवाल पैदा होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये एक ग्राफ है, यहां पे एनर्जी है और इस रिएक्शन के ऊपर यहां पे हमारे पास सबस्ट्रेट है और यहां पे प्रोडक्ट है। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तक हमें जाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पे अगर हम जाएंगे तो यहां पे आके ये सबस्ट्रेट टूटना शुरू होगा। अब रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या होगा कि यहां तक पहुंचेंगे तो उसके बाद जो है हमारे पास सबस्ट्रेट जो है टूटना शुरू होगा और आगे रिएक्शन खुद ब खुद चलता चला जाएगा। यह हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे हमने क्या करना है, इस पत्थर को लेके जाना है यहां तक, यहां से यहां तक इस पत्थर को लेके जाना है। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए इस पत्थर को पहले हमें इसे एनर्जी देनी पड़ेगी, इसे धक्का लगाना पड़ेगा, इसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा इस पहाड़ी के ऊपर। अब इस पहाड़ी तक ले जाने के लिए हमने इसे एनर्जी दी, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल किया और इसे ऊपर तक लेके गए, या हम कह सकते हैं हमने इसे एनर्जी दी। और यहां से जब हमने इसे छोड़ा तो यहां से ये खुद ब खुद इधर नीचे घाटी की तरफ आ जाएगा। तो सेम जो है प्रोसेस केमिकल रिएक्शन में है। तो केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करवाने के लिए, यानी कि उनको प्रोसीड करवाने के लिए एक रिएक्शन अब चल रहा है तो वो बहुत स्लो है। अब एंजाइम क्या करेगा कि उसको पीक पे ले जाएगा, उस रिएक्शन को पीक पे ले जाएगा और आगे रिएक्शन जो है खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं रिएक्शन में उनको एंजाइम तोड़ देगा। तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ये जो हमने एनर्जी इस पत्थर को दी यहां पर ले जाने के लिए। तो इसी तरह रिएक्शन में भी हम क्या करते हैं कि पहले एनर्जी देते हैं और फिर रिएक्शन खुद ब खुद जो है आगे चलना शुरू हो जाते हैं। अब एंजाइम का यहाँ पे क्या काम है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए थी, लेकिन जब एंजाइम को इसके अंदर शामिल किया गया, ये रिएक्शन एंजाइम ने प्रोसीड करवाया, तो उसने क्या किया, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। तो हमें इस पत्थर को यहां तक ले जाने के लिए कम जो है एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो एनर्जी हम रिएक्शन को कम देंगे, केमिकल रिएक्शन को एनर्जी कम देंगे। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एंजाइम ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। तो अब क्या करता है एंजाइम, लोअर दी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम कम कर देते हैं। और अब एंजाइम जो है बार बार यूज हो सकते हैं, एक दफा एक केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल हो गया तो दूसरी दफा भी इस्तेमाल होगा, तीसरी दफा भी इस्तेमाल होगा। तो कई बार एंजाइम जो है इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं खुद चेंज हुए बगैर। तो हम लिख सकते हैं कि एंजाइम आर रीयूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार इनको हम
यूज कर सकते हैं। तो आपने एक्टिवेशन एनर्जी को भी समझ लिया, मैकेनिज्म जो है एंजाइम का ये भी समझ लिया कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया जाएगा। अब जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुआ है तो थोड़ी देर के लिए इनका जो कॉम्प्लेक्स बना है उसे हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा और वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे कहेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। प्रोडक्ट इससे रिलीज हो जाएंगे और एंजाइम दोबारा से नया जो है हमारे पास रिएक्शन करवाने के लिए इस्तेमाल होगा। और यहां पे एक बात याद रखिएगा कि एक खास रिएक्शन के लिए खास एंजाइम होगा, दूसरे खास रिएक्शन के लिए दूसरा एंजाइम होगा। तो हम लिख सकते हैं एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्टिविटी। तो खास रिएक्शन को खास एंजाइम ही परफॉर्म करेगा। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्टिविटी। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे पास एक रिएक्शन होता है जो कि स्टेप वाइज चलता है। यहां पे हमारे पास सबस्ट्रेट है और इससे प्रोडक्ट यहां पे बनेगा, इसका प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या होगा कि एक एंजाइम इस्तेमाल होगा और इस सबस्ट्रेट को वो चेंज कर देगा प्रोडक्ट में, और वो प्रोडक्ट वो नए एंजाइम को दे देगा। ये प्रोडक्ट जो है नए एंजाइम को देगा, वो उसको अगेन चेंज करेगा, दोबारा से चेंज करेगा, फिर वो अगले एंजाइम को देगा वो प्रोडक्ट, वो उसको फिर चेंज करेगा, वो अगले एंजाइम को देगा, वो फिर इसको चेंज करेगा और मेन प्रोडक्ट जो रिएक्शन की है उसको बनाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट और ये मेन प्रोडक्ट जो हमें चाहिए। तो हम रिएक्शन लिखेंगे तो हम सीधा सिंपल सा लिख देते हैं कि सबस्ट्रेट से डायरेक्ट हमारे पास प्रोडक्ट बन गई है। तो अब लेकिन इसमें होता क्या है, हमारे पास एक एंजाइम है, दूसरा एंजाइम है, तीसरा एंजाइम है और चौथा एंजाइम है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को लेगा और प्रोडक्ट में चेंज कर देगा और अगले एंजाइम को दे देगा। अब वो जो पहले एंजाइम की प्रोडक्ट है वो अगले एंजाइम की सबस्ट्रेट हो गई है और वो उस सबस्ट्रेट को चेंज करेगा, नया प्रोडक्ट बनाएगा और अगले एंजाइम को दे देगा। अब इस एंजाइम नंबर 2 की जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो एंजाइम नंबर 3 की सबस्ट्रेट है और वो उसको चेंज करेगा प्रोडक्ट में और चौथे एंजाइम को दे देगा। अब एंजाइम नंबर 3 का जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम नंबर 4 की प्रोडक्ट है, एंजाइम सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम नंबर 4 जो है सबस्ट्रेट को मेन प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। तो जो हमारे पास रिएक्शंस हैं स्टेप वाइज होते हैं, एक स्टेप दूसरा स्टेप, 1 बाय 1 हमारे पास रिएक्शंस होते हैं। यानी एक एंजाइम सबस्ट्रेट को चेंज करता है प्रोडक्ट में और उस प्रोडक्ट को अगले एंजाइम को वो डिलीवर कर देता है और वो प्रोडक्ट अगले एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम करते हैं। तो एग्जांपल अगर लें तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है जो कि पौधों में होता है वो भी स्टेप वाइज होता है। यानी इसी तरह एक स्टेप दूसरा स्टेप और इसमें काफी ज्यादा एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। और जो हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूटता है और हमें एनर्जी मिलती है, वो भी हमारे पास स्टेप बाय स्टेप होते हैं। अब एंजाइम जो है चूंकि सेल को चाहिए, अब फर्ज करेंगे हमारे पास सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो जाहिर सी बात है जहां पे रेस्पिरेशन होनी होगी, रेस्पिरेशन हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होगी तो एंजाइम जो है रेस्पिरेशन के लिए वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास मौजूद होंगे, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होनी है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, तो जो फोटोसिंथेसिस के एंजाइम है वो मौजूद होंगे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन पे, जैसे फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन अगर कुछ एंजाइम चाहिए सेल के इस साइड पे तो क्या होगा, वो एंजाइम जो है यहीं पे ट्रांसलेट किए जाएंगे, राइबोसोम आरएनए को ट्रांसलेट करेंगे और एंजाइम की प्रोटीन बनाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि कुछ एंजाइम जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, कुछ एंजाइम जो है
वहां उस जगह पे होते हैं जहां पे उनकी जरूरत है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे वो एंजाइम मौजूद हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में वो एंजाइम होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास, आपने मैकेनिज्म पढ़ लिया है, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ ली है, और अगर यहाँ पे हम इसका इंट्रो देखें तो एंजाइम जो है हमारे पास पाए जाएंगे, एंजाइम्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड एट द साइट वेयर दे आर रिक्वायर्ड, जहां पे इनकी जरूरत होगी उस जगह पे ये मौजूद होंगे। जैसे एग्जांपल आपको माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन दी है और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन दी है। तो ये था कुछ इंट्रो, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ ली है आपने, एंजाइम के काम करने का मैकेनिज्म पढ़ लिया है। इसके अलावा अगर हम देखें कौन से फैक्टर जो हैं एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, यानी कि अब हम जानते हैं कि एंजाइम क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है रिएक्शन की, और इससे इजीली रिएक्शन जो है हमारा हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो ये क्या करते हैं कि एंजाइम जो है हमारे पास रिएक्शंस को तेज कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। कैसे करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। जहां पे हमारे पास इस रिएक्शन को करने के लिए ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी और वो अचीव करने के लिए हो सकता है कि हमें कई साल लग जाते, अब एंजाइम ने क्या किया है, उसी रिएक्शन को चंद लम्हों में कर दिया। क्या किया कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम ने केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवा दिया, तेज करवा दिया। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की वर्किंग के ऊपर इफेक्ट करते हैं। उनके अंदर कुछ पहला फैक्टर जो हम पढ़ेंगे वह एंजाइम की कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन। दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास वह है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर में हमारे पास पीएच है और साथ है टेम्परेचर। अब हमारे पास अनलिमिटेड सबस्ट्रेट है। फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास काफी ज्यादा सबस्ट्रेट मौजूद है, अनलिमिटेड है। अब यहाँ पे एक एंजाइम आया, इस एंजाइम ने क्या किया कि 1 सेकंड के अंदर ये एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर रहा है। अगर यहाँ पे एंजाइम हम 2 कर दें तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये भी अब 1 सेकंड के अंदर ही एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा, यानी टाइम उतना ही लगेगा। एंजाइम हमने डबल कर दिए हैं तो एक ही सेकंड में दोनों चूंकि काम कर रहे हैं। तो हमारे पास पहले एक एंजाइम काम कर रहा था, एक सबस्ट्रेट 1 सेकंड में एक प्रोडक्ट बन रहा था, एक सबस्ट्रेट से एक प्रोडक्ट। लेकिन हमने क्या किया, 2 एंजाइम कर दिए हैं तो उसी टाइम में 1 सेकंड के अंदर ही सबस्ट्रेट 2 है, क्योंकि 2 सबस्ट्रेट 2 एंजाइम के साथ अटैच होंगे और 1 सेकंड में ही 2 प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। या आप ऐसे इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि हम अगर कोई घर बना रहे हैं तो वो घर फर्ज करें एक अगर मजदूर बनाएगा तो 15 दिनों में बनेगा, लेकिन अगर हम 2 मजदूर लगा दें तो वो क्या करेंगे, उस काम को जल्दी खत्म कर लेंगे, यानी आधे टाइम में खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे हम एंजाइम इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा उतने ही ज्यादा सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में चेंज होते जाएंगे। अगर हम एंजाइम की अमाउंट डबल कर दें तो इसका मतलब रिएक्शन का रेट भी डबल हो गया, ज्यादा सबस्ट्रेट ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो गए। तो रिएक्शन के रेट को हम क्या कह रहे हैं कि जितने सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। अगर तो हमारे पास 1 सेकंड में 2 सबस्ट्रेट 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम फर्ज कर लें रिएक्शन का रेट कहेंगे कि 1 है। और अगर हमने एंजाइम डबल कर दिए हैं और हमारे पास एक ही सेकंड के अंदर 4 सबस्ट्रेट 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसका मतलब अब रिएक्शन का रेट तेज हो गया, 1 सेकंड में ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रही हैं। तो जैसे जैसे हम एंजाइम्स को बढ़ाएंगे तो हमारे पास रिएक्शन का जो है रेट वो बढ़ता चला जाएगा, ज्यादा सबस्ट्रेट ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज होते जाएंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि हम जितनी
यानी कि इतना ज्यादा एंजाइम हो जाएंगे कि उनकी अगर हम कंसंट्रेशन ज्यादा भी करें तो वो रिएक्शन का रेट उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यानी एक लम्हा ऐसा आएगा कि सबस्ट्रेट जितने मर्जी अनलिमिटेड है, लेकिन हम एंजाइम की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा कर देंगे कि रिएक्शन के रेट पे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले जब कम थे, थोड़ा सा ज्यादा किया, रिएक्शन का रेट तेज हुआ, और एंजाइम ज्यादा किए और तेज हो गया, और ज्यादा किए और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। लेकिन एक लम्हा आएगा कि इतने एंजाइम हम करेंगे, इतने ज्यादा कर देंगे कि उन एंजाइम के बढ़ने से रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उतने ही प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे होंगे। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो लिमिटेड अमाउंट में अगर हम एंजाइम को बढ़ाएं तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। उसी तरह अगर हम एंजाइम जो है, यहां पे एंजाइम ले लें 5, अब ये एंजाइम क्या करेंगे, 1 सेकंड में अगर इनके पास सबस्ट्रेट है, 5 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, ये भी प्रोडक्ट बनाएगा, ये भी प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारे पास 5 सबस्ट्रेट है तो पांचों एंजाइम उनके साथ मिल जाएं। बेसिकली जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, ऐसे टक्करें खाते हैं। तो ये टक्करें उसी वक्त पॉसिबल होंगी, कभी वो टक्कर ऐसे खाएगा, कभी ऐसे खाएगा, कभी ऐसे खाएगा। तो ये इफेक्टिव टक्कर, यानी कि इफेक्टिव जब हमारे पास इनका कोलिजन होगा एक दूसरे के साथ, वो टक्कर लगाएंगे जिससे सबस्ट्रेट चेंज होगा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अब एंजाइम जो है अगर हम ज्यादा कर देंगे, यानी कि हमने एंजाइम अपने 5 रखे हैं, अब हम एंजाइम लिमिटेड रखेंगे, और सबस्ट्रेट को क्या किया, हमने ज्यादा कर दिया। तो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट को ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्ट भी ज्यादा होते जाएंगे। यानी कि पहले एक सबस्ट्रेट था, 5 एंजाइम थे, एक सबस्ट्रेट था, 5 एंजाइम थे, तो जाहिर सी बात है एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम के साथ मिलेगा और एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। फिर हमने क्या किया, 2 सबस्ट्रेट कर दिए, 2 प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए, 3 किए, प्रोडक्ट और बनना शुरू हो गए। यानी कि रिएक्शन का रेट तेज हो रहा है उतने ही टाइम में, 1 सेकंड के अंदर ही। एक और दिया, प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए, एक और दिया, प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके अटैच हो। मुमकिन है कि हम 10 सबस्ट्रेट इसको दें और तब जाके ये 5 सबस्ट्रेट जो है हमारे पास एंजाइम के साथ आके अटैच हो। और ये भी मुमकिन है कि अगर हम 12 सबस्ट्रेट दें तो तब 5 जाके अटैच हो। ठीक है, तो ये आप जहन में रखिएगा। अभी मैं बताता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। तो सबस्ट्रेट इंक्रीज करने से रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हुआ है। अब देखें, फर्ज करें ये रिएक्शन की पीक है, वी मैक्स है, रिएक्शन की पीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट इंक्रीज करते जाएंगे, रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता जाएगा। ये हम सबस्ट्रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हो रहा है। एक वक्त आएगा कि इसके ऊपर जो है रिएक्शन यहाँ पे खत्म, यानी कि इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। हम जितने मर्जी सबस्ट्रेट इंक्रीज करते जाएं, इससे ज्यादा रेट जो है रिएक्शन का बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तमाम के तमाम एंजाइम जो हैं उनकी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो गई हैं। अब और एंजाइम है नहीं ज्यादा, और एक्टिव साइट मौजूद नहीं है, तो सबस्ट्रेट अटैच कहां पे होंगे और क्या प्रोडक्ट बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो यहां पे आकर हमारा रिएक्शन जो है कांस्टेंट हो गया, इक्विलिब्रियम में चला गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे V मैक्स है और यहाँ पे हमारे पास इसका हाफ है, V मैक्स ओवर 2। अब जहां पे इतनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम डालें कि एंजाइम जो है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को V मैक्स बाय 2 पे ले जाए, उसके लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं Km। ठीक है, इसे कहते हैं Km। अब एक एंजाइम है जो इस रिएक्शन को इतनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे कर रहा है, यानी कि 10 सबस्ट्रेट ले रहा है और उसको 5 में तब्दील कर रहा था, और यहां पे Vmax 2.5 हो गया। तो ये 10 एंजाइम जो है 10 सबस्ट्रेट ले रहा है और क्या कर रहा है कि
इतने यानी कि टाइम में हमारे पास इतने प्रोडक्ट दे रहा है। लेकिन एक और एंजाइम है जो क्या कर रहा है, 15 सबस्ट्रेट ले रहा है, लेकिन वी मैक्स जो है हमारे पास वो अचीव कर रहा है तब जब इसको हम 15 सबस्ट्रेट देंगे। एक हमारे पास एंजाइम है, जब हम उसको 10 सबस्ट्रेट देते हैं तो वो वी मैक्स बाय 2 अचीव कर लेता है। एक और एंजाइम है जो वही रिएक्शन करवा रहा है, लेकिन वो 15 सबस्ट्रेट ले रहा है वी मैक्स को अचीव करने के लिए। तो एफिशिएंसी जो है किस एंजाइम की ज्यादा होगी? ऑब्वियसली उस एंजाइम की एफिशिएंसी ज्यादा होगी जो कि सबस्ट्रेट कम ले रहा है। तो यहाँ पे ये एंजाइम हमारे पास सबस्ट्रेट कम ले रहा है, यानी 10 सबस्ट्रेट ले रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी इस एंजाइम से ज्यादा होगी। तो के मैक्स हमारी यहाँ पे एफिशिएंसी शो करती है एंजाइम की, कि एंजाइम कितना एफिशिएंट है। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर अब एंजाइम जो है ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, एक खास टेम्परेचर पे ये काम करते हैं बहुत ज्यादा, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। फर्ज करें ये हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर है किसी एंजाइम का, ये एंजाइम है और ये टेम्परेचर है। तो हमने क्या, सॉरी यहाँ पे हमारे पास एंजाइम नहीं, रिएक्शन का रेट है और यहाँ पे टेम्परेचर है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमने क्या किया कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते गए, तो एंजाइम जो था यहाँ पे इस टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जैसे हमारे जिस्म के अंदर तमाम एंजाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत अच्छा काम करते हैं। क्यों? हमारा बॉडी टेम्परेचर इतना है और हमारे अंदर जितने भी एंजाइम है वो इसी बॉडी टेम्परेचर पे बेस्ट काम करते हैं। तो अब हमने क्या किया, जैसे जैसे इंक्रीज करते गए टेम्परेचर को, रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता गया। अब रिएक्शन रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है? जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उनमें एनर्जी ज्यादा हो रही है और वो आपस में जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं, ज्यादा इनके अंदर टक्करें हो रही हैं, कोलिजन ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से चांसेस हैं कि ज्यादा सबस्ट्रेट ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो। तो अब जैसे जैसे हमारे पास, और ये भी चांसेस है कि ज्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच हो जाए। अब हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन का रेट जो है इंक्रीज होता जा रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। अब यहाँ पे 37 टेम्परेचर आ गया, जिसपे वो टेम्परेचर है इस पे एंजाइम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर किया जाएगा तो एंजाइम बेहतर काम नहीं करेंगे, अपना काम करना छोड़ देंगे। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंच के रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा है, वी मैक्स है, लेकिन अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर गया तो फिर क्या होगा? एंजाइम हमारे डीनेचर हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। अब इतनी ज्यादा इनमें काइनेटिक एनर्जी आ गई कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे, इतनी एनर्जी आ गई है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे और जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वही खराब हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं डीनेचुरेशन। और जो हमारे पास चूंकि एंजाइम डीनेचर हो गए हैं और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए अब कोई चीज नहीं बची, सारे के सारे तो डीनेचर हो गए हैं, तो फिर से रिएक्शन जो है वो डाउन स्लोप की तरफ चला जाएगा। इसी तरह पीएच है, अगर हम यहाँ पे पीएच ले लें तो हर एंजाइम एक खास पीएच के ऊपर काम करता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमम पीएच फर्ज करें, तो जैसे जैसे हमारे पास, अब अगर तो इस पीएच को चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे पीएच है ना हमारे पास, अगर पीएच को हम चेंज कर देंगे, या तो पीएच कम कर दें या पीएच ज्यादा कर दें, तो क्या होगा कि आयनिक बॉन्ड जो है या कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक हम कह सकते हैं चार्जेस जो है हमारे एंजाइम के ऊपर या एक्टिव साइड पे जो चार्जेस मौजूद थे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनमें चेंजिंग आ जाएगी और सबस्ट्रेट में भी चेंजिंग आ जाएगी। अब चूंकि एंजाइम के अंदर भी चेंजिंग आ गई है, उसकी एक्टिव साइड पे उसके आयन जो है चेंज हो गए हैं, उसके चार्जेस एक्टिव साइड पे चेंज हो गए हैं, तो क्या वो सबस्ट्रेट से कंबाइन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके अंदर बॉन्ड्स ही नहीं बनेंगे। उसकी जो हमारे पास यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पे जो चार्जेस थे वो ही चेंज हो गए हैं, तो वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं हो सकेगा। तो इसलिए पीएच भी जो है इफेक्ट करती है। अगर एग्जांपल लें तो हम, हमारे पास पेप्सिनोजन है, पेप्सिन एक एंजाइम है। अब ये पेप्सिन एंजाइम जो है हमारे पास ये हाई पीएच पे काम करता है, ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है। तो अगर तो ये एंजाइम को ऐसे ही रिलीज कर दिया जाता, अल्लाह ताला ने अब क्या किया कि हमारे जो पेप्सिन एंजाइम है जो कि हमारे स्टमक में क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, अगर तो
उसको फर्ज करें एक्टिव फॉर्म में ही रिलीज कर दिया जाए, अब चूंकि वो बहुत ही खतरनाक एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, खत्म कर देता है, तो मुमकिन था कि वो हमारी बॉडी को भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए इसको रिलीज किया जाता है अनएक्टिव फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं पेप्सिनोजन। तो अनएक्टिव फॉर्म में इसको रिलीज किया जाता है और ये एक्टिव होता है कब, जब इसे इसका रिक्वायर्ड पीएच मिलता है जो कि स्टमक में मिलता है, और फिर हमारे पास पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाता है। अभी ये इनएक्टिव है और जब एक्टिव होगा तो इसे हम कहेंगे पेप्सिन, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। तो ये थे कुछ फैक्टर जो कि इफेक्ट करते हैं हमारे एंजाइम के रेट को। उसके अलावा अगर देखा जाए हमारे पास एंजाइम की टाइप्स, या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन, तो वो हम बाद में करते हैं क्लासिफिकेशन। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ खास चीज, कोफैक्टर। अब कुछ एंजाइम हैं जो कि अकेले काम नहीं करते, उनको अपनी वर्किंग के लिए कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा इनऑर्गेनिक चीज जो है चाहिए, या इन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों में से कोई एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं चीज चाहिए जो कि उसको क्या करे, काम करने में हेल्प करे, तो उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। तो अब एंजाइम कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, तभी वर्क करते हैं जब उनका जो प्रोटीन पार्ट है वो अटैच हो जाता है कोफैक्टर के साथ। को का मतलब होता है साथ काम करने वाला, तो वो फैक्टर जो काम करेगा प्रोटीन के साथ मिलकर और एंजाइम को एक्टिव कर देगा, यानी कि अपना काम परफॉर्म करने में हेल्प करेगा, उसे हम कहते हैं कोफैक्टर। अब कोफैक्टर हमारे पास फर्दर डिवाइडेड है 3 कैटेगरी में। अब फर्ज करें यहां पे ये हमारे पास एंजाइम है, अब इसके पास यहां पे डिप्रेशन है, अब यहां पे आगे कोफैक्टर अटैच होगा, या हम कह सकते हैं एक्टिव साइड पे कोई डिप्रेशन होगा जिसपे कोफैक्टर आगे अटैच होगा सबस्ट्रेट के साथ, तब ही ये एंजाइम अपना काम परफॉर्म कर सकेगा। यानी प्रोटीन के साथ कोफैक्टर आगे अटैच होगा तभी एंजाइम अपना काम परफॉर्म कर सकेगा। कुछ एंजाइम होते हैं वो कहते हैं हमने अकेले काम नहीं करना, हमने किसी के साथ काम परफॉर्म करना है, तो वो जो साथ चीज होगी उसे हम कहेंगे कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक को हम कह देते हैं कोएंजाइम, और एक हमारे पास होते हैं मेटालिक आयन, मेटल आयन। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है हमारे पास ये भी ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक इन नेचर, ये भी ऑर्गेनिक होगा, लेकिन मेटल चूंकि हम जानते हैं तो ये इनऑर्गेनिक है। अब कुछ एंजाइम्स के साथ मेटल्स आयन अटैच हो तभी वो काम करते हैं। मेटल्स आयन में हमारे पास क्या आ गया, जिंक आ गया इसकी एग्जांपल में, ठीक है। उसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनके साथ कोफैक्टर स्ट्रोंगली अटैच हो जाते हैं, टाइटली अटैच होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं, टाइटली अटैच हो जाते हैं, उस कोफैक्टर को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास हीम ग्रुप, जिसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे हीमोग्लोबिन का जो हीम ग्रुप है उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल है। लेकिन अगर कोफैक्टर लूजली अटैच है, लूजली अटैच्ड है, तो इसे हम कहेंगे ये हमारे पास कोएंजाइम है। और अगर इसकी एग्जांपल ले तो ये हमारे पास है NAD या NADP, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब निकोटीन अमाइड जो है हमारे पास, इसमें क्या होता है, अब एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड तो आप जानते ही होंगे। अब निकोटीन अमाइड हमारे पास विटामिन है, अब विटामिन जो है हमारे पास बहुत जरूरी है, ये एंजाइम की वर्किंग के लिए, इसका मतलब विटामिन हमारे पास बहुत जरूरी है। तो जैसे एंजाइम बार बार यूज होते हैं, कोफैक्टर भी बार बार यूज होते हैं,
तो इसलिए विटामिन जो है अगर हम थोड़ी अमाउंट में भी लें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं, और इनको बार बार यूज किया जा सकता है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इसलिए कहते हैं कि विटामिन लेने चाहिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन जो है उनको करवाने में, प्रोसीड करवाने में एंजाइम्स की हेल्प करते हैं। तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो हमारे पास कोफैक्टर है। अब मेटल आयन जो है इन्हें हम एक्टिवेटर भी कह देते हैं। अगर एंजाइम जो है हमारे पास मौजूद है प्रॉपर, यानी कोफैक्टर अटैच है प्रोटीन पार्ट के साथ, या हम कह सकते हैं एंजाइम अपने कोफैक्टर के साथ अटैच है, तो इसे हम कहते हैं होलो एंजाइम। होल से याद रखिएगा, WHOLE। होल का मतलब होता है मुकम्मल, यानी ये एंजाइम मुकम्मल है। तो अगर तो ये एंजाइम अपने कोफैक्टर के साथ अटैच है, या हम कहेंगे प्रोटीन अपने कोफैक्टर के साथ अटैच है, तो इसे हम कहेंगे होलो एंजाइम, यानी ये मुकम्मल एंजाइम है हमारे पास। और ये जो अगर कोफैक्टर इससे उतर जाए, ये जो प्रोटीन पार्ट है इसे हम कहते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम। और कोफैक्टर जो है हमारे पास तीन किस्म के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटालिक एंजाइम। अगर एपो एंजाइम जो है अटैच है कोफैक्टर के साथ, तो उसे हम कहेंगे कि एंजाइम मुकम्मल है, तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं होलो एंजाइम। अब बाजुकात क्या आता है कि हमारे पास पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो कुछ एंजाइम हमारे पास होते हैं जो कि क्या करते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल को, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। अब देखें, फर्ज करें ए हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है और साथ में बी सबस्ट्रेट है। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ए सबस्ट्रेट है और साथ में बी सबस्ट्रेट है जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। अब एंजाइम ने क्या किया, यहाँ पे एंजाइम हमारे पास कोई मौजूद था, उसने क्या किया कि इस हाइड्रोजन को उतार के ए के साथ लगा दिया, यानी इसका बॉन्ड तोड़ के इसको अटैच कर दिया ए के साथ, और बी से इसको अलग कर दिया। अब चूंकि जिससे हाइड्रोजन ले ली गई है, ठीक है, जिससे हाइड्रोजन ले ली है उसकी हो गई है ऑक्सीडेशन, और जिसे हाइड्रोजन दे दी है उसकी हो गई है रिडक्शन। तो यहाँ पे ए की हमारे पास चूंकि हाइड्रोजन मिल गई है इसे, तो ये हो गई है इसकी रिडक्शन, और बी से हाइड्रोजन उतार दी तो इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। तो वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हेल्प करते हैं उन्हें कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। अगर यहां पे कोई और ग्रुप लगा हो, OH, या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो, या फिर यहाँ पे हो सकता है हमारे पास कोई अमाइनो ग्रुप लगा हो, तो उसको अगर एक्सचेंज किया जाए, यानी ए के साथ बी के साथ अटैच है और उनको लगा दिया ए के साथ, तो उसके लिए एंजाइम हम जो नाम देते हैं, ये यूज होते हैं एंजाइम, उन्हें कहते हैं ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज यानी कि उन्होंने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम और ट्रांसफरेज में ये फर्क है कि अगर तो हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो रही है तो एंजाइम जो यूज होगा उसे कहेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप रिप्लेस किया जा रहा है तो उस वक्त जो एंजाइम इस्तेमाल होगा उसे कहेंगे ट्रांसफरेज। और एज लफ्ज जो है हम इस्तेमाल करते हैं एंजाइम के लिए, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है उसको चेंज किया जा रहा है उसके आइसोमर में, यानी एक मॉलिक्यूल है उसको चेंज कर दिया गया उसके आइसोमर में, जैसे एग्जांपल है ग्लूकोज जो है इसको चेंज कर दिया गया इसके आइसोमर फ्रक्टोज में, या फ्रक्टोज को चेंज कर दिया गया वापस ग्लूकोज में। तो आइसोमर, एक आइसोमर को दूसरे में चेंज किया गया और दूसरे को पहले आइसोमर में चेंज कर दिया गया। इसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं आइसोमेरेज। आइसोमेरेज एंजाइम। इसी तरह कुछ एंजाइम पानी को इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करें ए और बी अटैच हैं तो क्या किया जाएगा, इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाएगी, यानी पानी के मॉलिक्यूल को इस्तेमाल किया जाएगा और इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा। तो एक हमारे पास मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी और दूसरे के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। क्योंकि पानी को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया तो उस एंजाइम को जो कि इसको प्रोसीड करवा रहा है इसको कहते हैं हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज एंजाइम। लेकिन
अगर बगैर पानी का इस्तेमाल किए इस बॉन्ड को तोड़ दिया गया है, बगैर पानी का इस्तेमाल किए इस बॉन्ड को तोड़ा गया है, तो हमारे पास जो एंजाइम इस्तेमाल हुआ है उसे कहते हैं लाइगेज। यानी कि लाइगेज से मुराद है कि क्या किया इन्होंने, पानी भी नहीं उसे दिया, उसको बॉन्ड को तोड़ दिया, तो इसे हम कहते हैं लाइगेज, लाइगेज एंजाइम। अब कुछ एंजाइम बहुत अच्छी होती हैं, वो क्या करते हैं कि तोड़ते नहीं है, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे ए को बी से जोड़ दिया है और इनमें बॉन्डिंग कर दी है, तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं लाइगेज, लाइगेज एंजाइम्स। तो ये आप लोगों ने कुछ एंजाइम्स के बारे में जान लिया। अब कुछ चीजें जो हैं इनके रिएक्शंस को इनहिबिट करती हैं, एज अ इनहिबिटर काम करती हैं। अब वो हम देख लेते हैं कि वो क्या चीजें हैं। इनहिबिटर हम कहते हैं कि जो किसी काम को कम कर देता है। इसी तरह एंजाइम के लिए भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो उनके काम को, उनकी फंक्शनिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं या उनको डैमेज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनको इफेक्ट करते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कि वो हमारे इनहिबिटर हैं एंजाइम्स के लिए। तो इनहिबिटर जो है हमारे पास, ये आगे फर्दर दो किस्म के हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जो है हमारे पास, ये क्या करते हैं कि टाइटली बाउंड हो जाते हैं एंजाइम के साथ। ऐसे मॉलिक्यूल जो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो जाएंगे और सबस्ट्रेट को अटैच नहीं होने देंगे, ये हमारे पास एंजाइम है फर्ज करें। अब इसके ऊपर सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना था, लेकिन इसके ऊपर आके इनहिबिटर को ये आगे अटैच हो गया और इसने इसकी एक्टिव साइड को मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया। अब ये इससे उतर नहीं सकता, तो अब यहां पे ये सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं हो सकता। तो अब चूंकि सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट में भी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो गया। और ये ऐसे हमारे पास इनहिबिटर है जो कि दोबारा से उतर नहीं सकते। अब एंजाइम जो है खराब हो गया, इसको दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। तो ऐसे हमारे पास इनहिबिटर जो है उन्हें हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर। लेकिन दूसरी काइंड के जो है हमारे पास वो है रिवर्सिबल। ये फर्दर डिवाइडेड है दो हिस्सों में। एक को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरे को कहते हैं इनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जैसे नाम से वाजिया, इसमें ये क्या करेंगे, इनहिबिटर कंपीट करेंगे, मुकाबला करेंगे सबस्ट्रेट के साथ। अब कैसे सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला करेंगे, ये फर्ज करें हमारे पास एक एक्टिव साइट है यहां पे और इसके ऊपर आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना है। बहुत खुश है कि मैं सबस्ट्रेट के ऊपर आके अटैच होऊंगा और मैं प्रोडक्ट में चेंज हो जाऊंगा। लेकिन अब इससे मिलता जुलता ये एक और मॉलिक्यूल है जिसकी शेप इसके जैसी है, लेकिन जब ये अटैच होता है ये जब अटैच होगा इस एक्टिव साइड पे, तो ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। फिर से एक दफा बता देता हूं कि एंजाइम जो है हमारे पास, इसके साथ सबस्ट्रेट ने आगे अटैच होना था और प्रोडक्ट में चेंज होना था। लेकिन अब एक और इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर क्या करेगा कि ये बिल्कुल मिलता जुलता है किससे, सबस्ट्रेट से। अब ये सबस्ट्रेट की जगह यहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइड पे अटैच हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे अब ये एक्टिव साइड पे आगे अटैच हो गया, तो क्या इसे मौका मिलेगा इसके साथ अटैच होने का सबस्ट्रेट को, और क्या ये चेंज होगा प्रोडक्ट में, नहीं ना, ये अटैच होगा। और जब अटैच नहीं होगा तो प्रोडक्ट में भी चेंज नहीं होगा, तो हम कहेंगे रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा अगर एग्जांपल लें हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, तो हमारे पास एग्जांपल है, यहां पे लिख दें सक्सिनिक एसिड की।
तो सक्सिनिक एसिड ने आके अटैच होना होता है एंजाइम के साथ और इसने चेंज हो जाना है प्रोडक्ट में। लेकिन होता क्या है, इससे मिलता जुलता एक और एंजाइम है जिसे हम मेलिनिक एसिड कहते हैं। अब मेलिनिक एसिड जो है हमारे पास, ये क्या करेगा, सक्सिनिक एसिड से मिलता जुलता है तो यहाँ पे आके एक्टिव साइट पे अटैच होगा, लेकिन सबस्ट्रेट में चेंज, सबस्ट्रेट की जगह पे अटैच हो गया लेकिन प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, तो इससे रिएक्शन जो है स्टॉप हो गया। हाँ, इसको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये रिवर्सिबल है। तो अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को ज्यादा कर दें, यहाँ पे काफी ज्यादा सबस्ट्रेट कर दें, तो चांस है कि इनहिबिटर की बजाय सबस्ट्रेट ही आगे अटैच हो, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन अब सबस्ट्रेट की ज्यादा हो गई है, तो इसलिए चांसेस है कि यहाँ पे एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट ही आगे अटैच हो और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो इसका हम इस तरह से जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है इसको सही कर सकते हैं। अब दूसरे जो हमारे पास अब इनहिबिटर हैं जिन्हें हम इनकम्पिटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। अब इनकी शेप सबस्ट्रेट से नहीं मिलती। अब यहाँ पे हमारे पास ये सबस्ट्रेट है जिसने आके अटैच होना है इस एक्टिव साइट पे, और यहाँ पे हमारे पास एक इनहिबिटर है जो कि इस तरह का है। अब ये कहेगा सबस्ट्रेट इस इनहिबिटर को कह रहा है आप मुझे अब कैसे रोकोगे, आपकी तो ऐसी शेप ही नहीं है कि आप यहाँ पे आके अटैच हो जाओ। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आगे एक और जगह होगी हमारे एंजाइम के ऊपर, एक्टिव साइट के अलावा कोई डिप्रेशन होगा जहां पे ये काबिलियत रखता है इनहिबिटर अटैच होने की। अब ये यहाँ पे इसके साथ अटैच जब हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एक्टिव साइट को ही चेंज कर देगा। तो अब चूंकि एक्टिव साइट चेंज हो गई है तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट भी यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता, और क्या ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, नहीं, क्योंकि सबस्ट्रेट अटैच नहीं हुआ वो प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं होगा। तो ये था इनहिबिटर के बारे में। तो ये हमारे पास इनहिबिटर है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जो है वो टाइटली अटैच हो जाते हैं और रिएक्शन जो है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंजाइम भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन रिवर्सिबल जो है इनको दोबारा से ठीक किया जा सकता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इनहांस करके, ज्यादा करके। तो ये आगे डिवाइडेड है कॉम्पिटिटिव और इनकॉम्पिटिटिव में। अब जब एंजाइम को डिस्कवर किया गया तो इसके लिए 2 मॉडल पेश किए गए, 2 मॉडल्स। एक मॉडल पेश किया गया कि एंजाइम हमारे पास इस तरह की एक्टिव साइट रखता है, यानी कि एक एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट के साथ ही हम जानते हैं अटैच होगा। तो एक शख्स ने मॉडल पेश किया, मेरे ख्याल से ईमल फिशर था, उसने यानी कि एक मॉडल पेश किया एंजाइम का। उसने कहा कि जैसे एक ताला होता है उसको एक खास चाबी ही खोल सकती है, इसी तरह एक एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट रिजिड है और उसके ऊपर एक खास सबस्ट्रेट ही आगे अटैच होगा जो कि उस तरह की शेप रखता होगा। तो इसे कहा गया लॉक एंड की मॉडल के एक ताले को खोलने के लिए जिस तरह चाबी जो है खास किस्म की है, इसी तरह एक सबस्ट्रेट जो है वो खास किस्म का है जो कि एक खास शेप रखता है और उसी एक्टिव साइट पे जाके अटैच होगा, उस एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके अटैच होगा जिसकी शक्ल उससे मिलती जुलती है। तो इसको हमने कहा गया लॉक एंड की मॉडल। लेकिन जब फर्दर एविडेंस मिले, फर्दर स्टडीज हुई तो पता चला कि इस तरह से नहीं है। हमारे पास जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट कुछ खास किस्म की है, कुछ खास चार्जेस रखती है, और जब इसके ऊपर सबस्ट्रेट आगे अटैच होता है तो एक्टिव साइट में थोड़ी सी तब्दीली आती है, उस तब्दीली की वजह से ही वो सबस्ट्रेट जो है चेंज होता है प्रोडक्ट के अंदर। तो बेटा इस मॉडल को कहा गया इंड्यूस्ड फिट मॉडल, यानी कि जब सबस्ट्रेट आके अटैच होगा एंजाइम के साथ तो बाद में एक्टिव साइट में कुछ तब्दीलियां आएंगी जिसकी वजह से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो ये था लेक्चर आपका एंजाइम के ऊपर, उम्मीद है समझ आई होगी। अच्छी उम्मीदों के साथ इजाजत लेता हूं, अल्लाह हाफिज।